हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। और आज का अपना टॉपिक है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इट्स ओके। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है जो अभी अभी जो ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं उसमें पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3 से 4 सेंटरों पर ये मोस्टली पूछा जा रहा है। अभी मैंने जोधपुर सेंटर का एक स्टूडेंट से रिव्यू लिया था तो वो बता रहा था, ठीक है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम पूछा जा रहा है तो ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने इसे पहले ले लिया। तो सबसे पहले सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, जैसे आपने अगर पहली बार सुना है तो इसका मीन जान लेते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है? तो सबसे पहले क्या है, जैसे आप कोई ऑफिस में या फिर घर पर अपने रूम में काम करते हो, ठीक, कुछ वर्क करते हो, तो उस टाइम अपने को अलग अलग फेस करनी अलग 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 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे अपन रूम में ऑफिस में अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम अपने को डिजीनेस होता है, अपने को कुछ हेल्थी फील नहीं होता, सिर में दर्द होता है, डिप्रेशन स्ट्रेस फील होता है। तो उनको बोलते हैं वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के एग्जाम्पल है, उसके सिम्टम्स है। और उसमें उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जैसे आप रूम के अंदर रहते हो तो वहाँ की बिल्डिंग को बीमार माना जाता है। मतलब बीमार का मतलब क्या होता है कि उस बिल्डिंग की कंडीशन अच्छी नहीं होती। जैसे क्या होता है कि अगर अपन पे केमिकल से, जैसे अपन ने पेंट कर रखा है उस दीवार के, तो उस पेंट में केमिकल होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर अब जैसे कोई बिल्डिंग है वो चारों तरफ से पैक है तो अपने नेचुरल गैस नहीं मिल रही है, नेचुरल एयर नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हो सकता है। या मतलब इसका कोई फिक्स रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, इसका फिक्स एक रीज़न क्या है, इसके अलग अलग रीज़न है। और जैसे सिम्टम्स में बता दिया, जैसे हेडेक हो गया, तो सबसे पहले जान लेते हैं सिक बिल्डिंग सिम्टम्स सिंड्रोम क्या है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज़ ए कंडीशन इन विच पीपल इन ए बिल्डिंग सफर फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ इलनेस और बिकम इन्फेक्टेड विद क्रोनिक डिजीज फ्रॉम द बिल्डिंग इन विच दे वर्क और रिसाइड। क्या मतलब है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक कंडीशन है, ठीक है, एक बीमारी की कंडीशन क्या है। उसमें क्या करता है कि अपन पीड़ित होते हैं किसे, बीमारियों के कुछ लक्षण से पीड़ित होते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं कि अपन सिम्टम्स होते हैं, इलनेस कोई बीमारी है उसके लक्षणों से अपन ग्रसित होते हैं, और बिकम इन्फेक्टेड और अपन इन्फेक्टेड बन जाते हैं विद क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक मतलब होता है पुरानी डिजीज़ बीमारी से, फ्रॉम द बिल्डिंग बिल्डिंग से इन विच दे वर्क और रिसाइड, जिसमें कि वो वर्क करते हैं या फिर रहते हैं, ठीक है। क्या है कि जैसे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें अपन अलग अलग बीमारी के लक्षणों के सपर पीड़ित होते हैं, और या तो अपन उस बिल्डिंग में रहते हैं या फिर वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। कि और उसमें विद क्रोनिक डिजीज़ मतलब होता है पुरानी बीमारी। तो ये इसका मतलब है, आप ब्रॉड सेंस में भी ब्रीफ सेंस में कुछ अलग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मीन ये है। उसके बाद क्या है कि सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है कि अपन को क्या क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, तो अपन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे सिम्टम्स ऑफ SBS सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स आर हेडक, हेडक है। उसके बाद आई, नोज़ और थ्रोट इरिटेशन, जैसे आई में, आँख में और नाक में, जैसे थ्रोट गले में जो आपका अपना इरिटेशन होता है वो इसका सिम्टम्स है, ठीक है। ड्राई कफ हो गया, ड्राई और इची स्किन हो गई, इची मतलब होता है खुजली, ठीक है, खुजली होना, तो खुजली स्किन हो गई। डिजीनेस हो गया, डिजीनेस मतलब चक्कर आना। एंड हो गया, डिफ़िकल्टी हो गई कंसंट्रेट, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन मतलब अपने काम कर अपन कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और जैसे नोसिया मतलब होता है जी में चिल्लाना, ठीक है, नोसिया मतलब होता है जी में चिल्लाना। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, फैटिग हो गई, फैटिग एंड सेंसिटिविटी टू ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये है। एंड फैटिग का मतलब क्या होगा, थकान, ठीक है। जैसे फैटिग हो गया, जैसे अपन को, जैसे अपन आराम करते हैं तो फैटिग हो जाती है, थकान हो जाती है। उसके बाद होता है सेंसिटिव टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब हो गया गंध, जैसे अपन को भावुक हो जाते हैं कि अपन को कुछ अजीब सी गंध फील होती है, ठीक है। तो हो गई, इसके लक्षण क्या हो गए, जैसे आपका आई पेन होता है, नोज इरिटेशन होता है, हेडेक हो गया, ड्राई कफ हो गया, इची स्किन मतलब खुजली वाली स्किन हो गई, डिजीनेस हो गया जैसे चक्कर आना, नोसिया हो गया, ठीक है। नोसिया मतलब जी मिचलाना, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं और इसके, ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं और क्या है वो आपने पहले देख ही लिया। उसके बाद है कि जैसे इसके रीज़न क्या है, ठीक है, इसका फिक्स कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इनके क्या रीज़न है वो कर लेते हैं। इट्स एट्रीब्यूट टू पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि इंड्योर मतलब हो गया ठीक है, तो एट्रीब्यूट यानी क्या होता है, जिम्मेदार ठहराना। जैसे एक तो होता है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट तो क्या कंट्रीब्यूट का मतलब तो क्या होता है, योगदान देना, ठीक है। और यह एट्रीब्यूट, ठीक है, तो एट्रीब्यूटेड यानी जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इट्स एट्रीब्यूटेड टू पुअर इंडोर, इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जो अपन कोई ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर घर पर अपने रूम के अंदर रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, तो उसके अंदर जो पुअर जो इंडोर एयर क्वालिटी होती है वो, ठीक है, वो अच्छी नहीं होती, ठीक। तो इसका एक रीज़न माना जाता है कि जो घर के अंदर जो एयर क्वालिटी होती है, बैड एयर क्वालिटी होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे कारण मानना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। अब उसके बाद है हाउएवर द प्रेसाइज कॉज इज़ अननोन,
प्रेसाइज का मतलब क्या था, इसका मुख्य कौन, ठीक है। सटीक, प्रेसाइज का मतलब होता है सटीक, कॉज इज अननोन, जिसका प्रेसाइज कॉज है, इसका कोई सटीक रीज़न इसका अभी तक पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स विद पुअर वेंटिलेशन, जो पुअर वेंटिलेशन से होता है, जैसे हवा निकास होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हवा निकास होता है, वेंटिलेशन, हवा का निवारण होता है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं वेंटिलेशन। तो बिल्डिंग विद पुअर वेंटिलेशन, उसका हवा का निकास आपस में सही नहीं हो पाता है, ठीक है। बाहर की नेचुरल हवा अंदर नहीं आ पाती, सच एज स्कूल्स हो गई, ऑफिसेज हो गई, एंड पब्लिक हैज़ बिकम इट्स रीजन्स, जो कि इसका रीज़न बनते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हवा का निकास अच्छे से नहीं हो पाता, और इनके जैसे क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, एक मेन रीज़न ये है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, देयर आर सच टाइप ऑफ रीजन्स, हाई लेवल्स ऑफ डस्ट, जैसे ज़्यादा डस्ट होती है तो वो इसका रीज़न बनता है। तंबाकू रीज़न हो गया, स्मोक रूम्स विद पुअर लाइटिंग, आउटडेटेड, जैसे वो तो क्या हो गई, सिम्टम्स के लक्षण हो गए। अब अपन डिस्कस करें कि इसके कारण क्या है, ठीक है, अलग अलग रीज़न हो गए। सबसे पहले अपन जो जाके पुअर जो कंडीशन है रूम में, जो पुअर एयर होता है उसकी वजह से होता है। उसके बाद क्या है कि अलग अलग, जैसे मैंने बता दिया, इसका फिक्स रीज़न नहीं है। उसके बाद जो डस्ट उड़ती है रूम में, वो हो गया तंबाकू हो गया इसके रीज़न, स्मोक रूम्स हो गई विद पुअर लाइटिंग हो गई, ठीक है, आउटडेटेड कंप्यूटर डिस्प्लेज हो गई, दैट कोज आई स्ट्रेन, जो कि आई स्ट्रेन का कारण बनती है, आंखों के तनाव का, कंप्यूटर डिस्प्ले हो गई, द प्रजेंस ऑफ मोल्ड एंड फंगस हो गया, ठीक है। फंगस मतलब होता है फफूंद, मोल्ड, और जैसे फफूंद नहीं लगी होती, ठीक है, कई रूमों में फफूंद लगी होती है, रूम की अच्छी तरह से सफाई नहीं होती, ठीक है। द प्रजेंस ऑफ मोल्ड और फंगस, फफूंद हो गया। उसके बाद दोनों का मतलब फफूंद होता है, ठीक है, मोल्ड का मतलब भी और फंगस का मतलब भी, ठीक। उसके बाद है ओजोन फ्रॉम द यूज़ ऑफ प्रिंटर्स एंड फैक्स मशीन, जैसे प्रिंटर मशीन में ओजोन का यूज़ किया जाता है, फैक्स मशीन में ओजोन का यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से हो गई। केमिकल्स इन द एयर फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट, जैसे एसी होती है, ठीक, उसमें जो केमिकल होता है, उसमें जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है उसकी वजह से हो गया। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एट स्कूल ऑन वर्क, जैसे कोई भी काम का स्ट्रेस होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, तो भी एक रीज़न बनता है इसका। एंड नॉइजी वर्क इन्वायरमेंट, और जैसे शोरगुल वातावरण होता है उसका रीज़न बनता है, ठीक है। तो इसके कंप्लीट रीज़न हो गए, जैसे इसका कोई फिक्स रीज़न नहीं है, ठीक। शोरगुल, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट शोरगुल है तो वो भी इसका रीज़न है। अपन ऑफिस में या स्कूल्स में जो भी अपना वर्क होता है उसका अपन बोझ रखते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रेस रखते हैं, वो भी इसका रीज़न है। जैसे अपन प्रिंट करते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटर होते हैं उसमें जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी इसका रीज़न हो गया। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर डस्ट उड़ रही है रूम में, वो उसका रीज़न हो गया। नेचुरल हवा नहीं ले पाते, रीज़न हो गया। स्मोक रूम इसके रीज़न हो गए, ठीक है। तो ये इसके कंप्लीट रीज़न हो गई, ठीक। उसके बाद क्या है कि जैसे इसके इलाज क्या है कि, ठीक है, इससे अपन बच कैसे सकते हैं उसके बारे में बोल देना है। तो सबसे पहले टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग बाय ईटिंग लंच आउटडोर्स, फॉर एग्जांपल, जैसे क्या करना है, अपन को टाइम टाइम पर रेगुलर ब्रेक लेने चाहिए और अपने रूम से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, उससे अपन ताज़ा हवा ले सके और अपने नेचर के से सीधा संपर्क कर सके, ठीक है। तो होगा, तो टेक रेगुलर ब्रेक्स आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग बाय ईटिंग लंच आउटडोर्स, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया कि आप जैसे बाहर खाना खाने जाते हो, डोर्स मतलब रूम से बाहर, ठीक है, तो ऐसे जा सकते हो आप बाहर एक टाइम पर। उसके बाद ओपनिंग योर विंडोज़ टू गेट सम फ्रेश एयर, और अपने जो विंडोज़ हैं उनको अगर पॉसिबल है तो खोल कर ताज़ी हवा ले सकते हो। उसके बाद है गिविंग योर आइज ए ब्रेक बाय लुकिंग अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर, और जैसे आप कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, अपन वर्क करते हैं तो कंप्यूटर की डिस्प्ले पर अपन काफ़ी लॉन्ग समय से देख रहे होते हैं, तो भी एक अपने एक आई प्रॉब्लम का एक रीज़न बन जाता है। तो अपने को रेस्ट देना चाहिए आइज़ को भी, ये हो गया। उसके बाद है यूजिंग कर्सन विद एनी इंडोर केमिकल्स, अगर कर्सन मतलब हो गया अपने को सावधानी बरतनी चाहिए। एंड एनी इंडोर केमिकल्स, जो भी अपन डोर अंदर रूम के अंदर जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडोर केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ करते समय उसकी सावधानी बरतनी चाहिए। सच एज ब्लीच एंड इंसेक्टिसाइड, ब्लीच होता है एंड इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे कीड़े मारने की दवा वगैरह होती है, ठीक है। तो इनका जब रूम के अंदर यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, तो उसका ध्यान से यूज़ करना चाहिए। एंड एक क्या है कि जैसे अपन कोई भी मकान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें वास्तुशास्त्र लग रहा है अपने, जैसे आप जानते हो जैसे अपन मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे एक फिक्स एक बता दिया जाता है कि इधर जलकुंड है, इधर अग्निकुंड है, इधर ये ऊंचा रहेगा, इधर घर की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ऐसे कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो होता है वास्तुशास्त्र में होता है अपना ऐसा सिस्टम। तो क्या है कि वो अपना एक जो होता है वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को देखकर ही वास्तुशास्त्र है। जैसे अपने माना भी जाता है कि इंडिया के जो रिलीजन है, ठीक है,
वो मोस्टली साइंस टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी रिलीजन साइंस को रिलेट करता है। ऐसे ही क्या है कि अपने जो वास्तुशास्त्र को माना जाता है ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम नहीं होता है, ठीक, उसके इफेक्ट कम होते हैं। तो वास्तुशास्त्र होता है इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम बिकॉज अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र द मेन इंटरेस्ट टू ए होम इज़ नॉट ओनली। जैसे अपन वास्तुशास्त्र का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपन जब भी अपन मकान बनाते हैं तो पंडित वगैरह आते हैं अपने घर पर, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार वो बताते हैं, ठीक है, जल कुंडी इधर होगा, वायु कुंडी इधर होगा और अग्नि कुंड इधर होगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र केवल इंट्रेंस के काम ही नहीं आता है, ठीक है, उसका एक मेन काम ये भी होता है कि बट आल्सो फॉर एनर्जी, और अपनी जो एनर्जीज होती हैं वो किस हिसाब से अपन गेट कर सकते हैं, किस हिसाब से हवा आएगी, वो सब कुछ बताता है, ठीक है। वास्तुशास्त्र अपनी एक साइंस से रिलेटेड है। तो ये अपना टॉपिक था। सबसे पहले जाना कि क्या है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, उसके बाद उसके अलग अलग लक्षण जाने, उसके बाद इसका कोई फिक्स रीज़न नहीं है लेकिन क्या क्या रीज़न देखे गए हैं, किस किस की वजह से होता है वो जाने, उसके बाद अपन कैसे कैसे इससे बच सकते हैं, ठीक है, वो जान लिया। तो ये अपना पूरा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको एक बिल्कुल करके जाना है, ठीक है, और एक बार बिना पढ़े अगर आप देने जाते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद अगर मैसेकर मतलब क्या होता है, हत्याकांड ये अपने डीएफटी के लिए तो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैसेकर मतलब होता है हत्याकांड, MASSECRE, मैसेकर मतलब होता है हत्याकांड, एक जेनोसाइड भी होता है, ठीक है। तो मैसेकर मतलब होगा हत्याकांड। उसके बाद पपेट मतलब होगा कठपुतली। ये जैसे अकोमोडेशन का मतलब आपको पता होता है, निवास होता है, ठीक है, आवासीय स्थान होता है, लेकिन मैंने इस स्पेलिंग को लिखा है जैसे ये स्पेलिंग, ठीक है, स्पेल्ट वर्ड में आ जाती है, जैसे गलत इसकी स्पेलिंग दे देता है, जैसे ACO दे दिया, फिर यहाँ पर एक M दे दिया, ठीक है, या फिर डबल O दे दिया। तो इस स्पेलिंग को आपको याद कर लेना है, ACC है और डबल M, ठीक, इस स्पेलिंग याद कर लेना है, ठीक। तो स्पेल्ट वर्ड में आती है स्पेलिंग, इसलिए लिख दिया। तो अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, इसकी स्पेलिंग आपको याद कर लेना है। उसके बाद गया असेसर मतलब होता है आकलन करने वाला, मूल्यांकन करने वाला। तो असेसर क्या होता है, जैसे मूल्यांकन करने वाला, जैसे आप इंटरव्यूअर बोलते हो, ठीक है, उसे आज के बाद असेसर बोल सकते हो, ठीक। और उसके बाद है पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, ठीक, उचित वर्क, जैसे पर्टिनेंट वर्क बोलते हैं, ठीक है, पर्टिनेंट आपको वहाँ पर आपके पर्टिनेंट फैक्ट्स रखते हैं, ठीक है, उचित फैक्ट्स। तो पर्टिनेंट मतलब उचित फैक्ट्स। और डिटेरिंग मतलब होता है भयभीत, ठीक है, डिटेरिंग मतलब भयभीत। तो आपको डिटेरिंग नहीं होना है वहाँ पर इंटरव्यू देते समय, तो डिटेरिंग नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, और आपको पर्टिनेंट फैक्ट्स रखने हैं एसेसर के सामने, ठीक है। तीनों का आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। एसेसर मतलब होता है आकलन करने वाला, इंटरव्यूअर हो गया, ठीक। तो आपको एसेसर के सामने पर्टिनेंट फैक्ट्स रखने हैं बिना किसी डैटरिंग के, बिना किसी भयभीत के, ठीक है। तो अपना टॉपिक था कंप्लीट। दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, ठीक है। ओके गाइस, बाय।